ई गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, ई गवर्नेंस में भी डेटा थोड़ा ज़्यादा है। यूनिट 9 के वैसे हर टॉपिक में बहुत ज़्यादा डेटा है, तो इसमें मेन मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, और जो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है वो मेंस में आंसर राइटिंग में काम आता है। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें आपको थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ की स्थापना कब हुई थी, कौन कब बना था, ठीक है ना, इन पे, और कौन कौन से कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ योजनाएं हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है ना, ये वाले में। और इसके अलावा एक किताब जो यूनिट 9 की होगी आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लगाने के लिए, तो वो उनसे प्रैक्टिस जरूर आप कीजिएगा, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूंगा, और भी अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो इस पीडीएफ से आप पूरा इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर एक बनाया है कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। ई गवर्नेंस है ना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। कुल मिला के इसका ये मतलब होता है, देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आज की डेट में आगे बढ़ रही है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि पहले जब अगर आपको पैसे चाहिए होते थे तो आप जाते थे, बैंक जाते थे, एक फॉर्म भरते थे, फिर वहां पे कैशियर को देते थे, फिर वो आपके साइन मिलाता था, ठीक है ना। उसके बाद वो पैसे आपको आप देता था तो आप पैसे निकाल पाते थे। आज की डेट में क्या ऐसा करना पड़ता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन आज की डेट में उपलब्ध हो गए हैं, है ना। आप चाहें तो सीधे आपके पास जो डेबिट कार्ड होता है, सीधे एटीएम में जाके आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आपके फोन में होगा, कुछ फोन पे होगा, जी पे होगा, या कोई दूसरा अमेजोन पे होगा, या कुछ भी होगा, है ना। तो जैसे जैसे समय के साथ व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही गवर्नेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज करना वही कहलाता है ई गवर्नेंस, है ना। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को कम कर देना। इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि देखिए, इंसानों से जहां तक आपको काम बढ़ेगा तो वहां भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। इंसान को हटा के अगर आपने बीच में सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए मशीन लगा दी, ठीक है ना, तो वहां पे भ्रष्टाचार की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको कि कलेक्ट्रेट में कोई विभाग है, मान लीजिए एक पटवारी का विभाग है, ठीक है, और आपको जमीन का रिकॉर्ड चेक करना है कि किस व्यक्ति की कितनी ज़मीन है, कहाँ पे। तो पुराने ज़माने की बात अगर करें तो आप जाएँगे, पटवारी से मिलेंगे, फिर उससे बोलेंगे सर ये ऐसा-ऐसा है, ये ज़मीन किसकी है, थोड़ा विवाद चल रहा है। वो जाएगा, अलमारी खोलेगा, अलमारी में से कुछ फाइल्स का बंडल निकालेगा, फिर उसमें से चेक करेगा, फिर आप थोड़ी-सी चिरौरी करोगे उसकी, है ना? हाथ पैर पैर थोड़ा दबाओगे, थोड़ा पैसे दोगे, है ना? ये सारी चीज़ें आप करोगे। आज की डेट में जैसा किया जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर दिया। सभी चीज़ों को मान लो ऑनलाइन कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, घर में अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर अगर आपके पास मोबाइल है, ऑनलाइन आपको शासन की वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत सा पूरा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हो गया है। जो भी डेटा आपको चेक करना है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। किसी चीज़ में अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। रिज़र्वेशन, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ, रिज़र्वेशन, पहले हर व्यक्ति को रिज़र्वेशन कराने के लिए रेलवे स्टेशन जाना कंपल्सरी होता था। मतलब आपको रेलवे स्टेशन जाना ही है, लाइन में लगना ही है। आज की डेट में चीज़ें कितनी आसान हो गई है कि घर बैठे आप आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन से या उसकी वेबसाइट पे जाके टिकट करा सकते हो, ठीक है ना? तो कुल मिला के मतलब यही है कि सरकार को गवर्नेंस के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जिससे जनता को सहूलियत हो, उसी को कहते हैं ई गवर्नेंस। इसमें अलग-अलग टाइप के जो भी मैंने आपको बताया वो एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है ना? इसी को स्मार्ट गवर्नेंस की संज्ञा दी जाती है, तो वही स्मार्ट का फुल फॉर्म है। एस से सिंपल, एम से मोरल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से ट्रांसपेरेंट। अब अगर थोड़ा बैकग्राउंड इसका देखें तो देखिए, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत या ज़्यादातर चीज़ों की शुरुआत अमेरिका से ही होती है। तो इसकी भी शुरुआत अमेरिका से ही हुई, 1969 से इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका के रक्षा विभाग के कंप्यूटरों को लैन के माध्यम से आपस में जोड़ा गया। लैन मतलब क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना? भारत में फिर इसकी शुरुआत जस्ट 1 साल बाद एक कुछ विभागों में, जैसे चुनाव विभाग में और कर प्रशासन टैक्सेशन में 1970 में इसकी शुरुआत की गई। बहुत ही छोटे लेवल पे शुरुआत की गई, कोई बहुत बड़े लेवल पे शुरुआत नहीं की गई, ठीक है ना? फिर इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा, 2 डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है। एक 3 डेटा इंपॉर्टेंट है, 1970 का, 1976 का और 1988 का, है ना? 1970 का इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई? 1970 में की गई, नंबर 1। नंबर 2, 1976 में एनआईसी, ये यहाँ पे गलत लिखा है, इंफॉर्मेटिक्स होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सुधार दूंगा बाद में मैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना, 1976 में।
NIC की स्थापना हुई, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना, ICS, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेटिक्स होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। दो इंपॉर्टेंट हो गए, 1970, 1976, ठीक। फिर एक बीच में 1987 का हुआ NSBCN, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1988 का, ये इंपॉर्टेंट है, 1988 में नेस्कॉम की स्थापना हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यहां से बनता है, नेस्कॉम की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। फिर नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नेशनल, एन से नेशनल, ए से एसोसिएशन, ऑफ नहीं है यहाँ पे, फिर एस से सॉफ्टवेयर, फिर दूसरे एस से सर्विस, और COM से कंपनी, है ना, नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। कब बना ये? 1988, 1988 में। फिर आगे चलते हैं, 1999 में IT मंत्रालय का गठन हुआ, भारत सरकार के IT मंत्रालय का गठन हुआ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का गठन हुआ। फिर IT एक्ट 2000 कब लागू हुआ? सन 2000 में लागू हुआ, है ना। 1999 में भारत IT मंत्रालय का गठन हुआ, सन 2000 में IT एक्ट 2000 लागू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर एक इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप देख लीजिएगा, PDF में तो है ही, तो इसको पढ़िएगा। फिर एक 2009 वाला इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना, CSC, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हिंदी में सर्व सेवा केंद्र कहते हैं, आप इंग्लिश में इसको याद करना। कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सीधे 2015 में, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। कौन सी डेट से शुरुआत हुई? 1 जुलाई 2015 से शुरुआत हुई, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब? 1 जुलाई 2015 से। उसके बाद सन 2016 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बना, जिसे संचार मंत्रालय से अलग कर दिया गया, है ना। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो थी आपकी, उससे अलग करके MEITY, इसका क्या मतलब है? M से मिनिस्ट्री, ऑफ, E से ऑफ, O इसमें साइलेंट है, M से मिनिस्ट्री होगा, E से इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, I से इंफॉर्मेशन, T से टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका गठन किया गया, ठीक है, 2016 में। इसे संचार मंत्रालय से अलग करके एक अलग से विभाग बना दिया गया, ठीक। ये थी टाइमलाइन। इसमें से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया 1970 का, 1976 का, फिर 1988 का, है ना, वो थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर ये 2015 का, 2016 का, 2009 में कॉमन सर्विस सेंटर, ये जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर आ जाते हैं, ये उद्देश्य, ये थ्योरी है थोड़ा। उद्देश्य क्या होगा? वही नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना, ठीक है। ये थ्योरी वाला पार्ट है, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ा पास में है ना, और फैक्ट प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट ही थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस कितने टाइप की होती है? जो शॉर्ट फॉर्म आपके सामने लिखा है, एक उसका फुल फॉर्म आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म। दूसरी क्या आएगा? अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग योजनाएं चला के रखी हैं, एक उनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस के प्रकार, पहला होता है G2G। G2G में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार के ही दो अलग अलग कार्यालय होते हैं, उनके मध्य संपर्क स्थापित किया जाता है, ठीक है। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल है कर्नाटक का खजाने प्रोजेक्ट है, और आंध्र प्रदेश का प्रगति और स्मार्ट गवर्नमेंट, ये है, ठीक है। इसमें खजाने प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है ये खजाने प्रोजेक्ट? कर्नाटका का, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो ये व्यापारियों के लिए होता है, सरकार व्यापारियों को सुविधा देने के लिए इसका प्रयोग करती है, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं योजनाएं हैं, MCA 21E, B12, ई प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म याद रखिएगा G2B का, गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है G2C। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, C का मतलब सिटीजन। तो नागरिकों को सुविधा देने के लिए जो एप्लीकेशन, वेबसाइट वगैरह जो सरकार लॉन्च करती है, ये G2C के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। सरकार एवं नागरिकों के मध्य संपर्क स्थापित करना। इसमें अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे एक उमंग ऐप है, ज्ञान दूत एप्लीकेशन है, मध्य प्रदेश की है ज्ञान दूत एप्लीकेशन। भूमि प्रोजेक्ट है कर्नाटक का, भूमि प्रोजेक्ट। फिर उत्तर प्रदेश का है एक लोकवाणी प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उमंग एप्लीकेशन, ज्ञान दूत MP का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्ञान दूत। फिर कर्नाटक का भूमि प्रोजेक्ट है, और उत्तर प्रदेश का लोकवाणी प्रोजेक्ट है। इसमें इससे क्वेश्चन बन जाता है कि मान लीजिए पूछ लेगा लोकवाणी प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है।
और भूमि प्रोजेक्ट कहाँ का है? कर्नाटक का। वैसे ऊपर आपको बताया था खजाने प्रोजेक्ट कहाँ का है? खजाने कर्नाटक का। ज्ञानदूत कहाँ का है? एमपी का। ठीक है। नेक्स्ट टाइप में आता है आपका G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसमें सरकार और कर्मचारियों के मध्य संपर्क स्थापित किया जाता है। तो इसमें मेनली वही है कि जो सरकार को सैलरी देनी रहती है अपने एम्प्लॉयज को, तो ये उसके एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। जैसे कोई पोर्टल बना दिया सरकार ने कि किस किस कर्मचारी को कब कब सैलरी मिलनी है, कितनी कितनी सैलरी मिलनी है, कितना डिडक्शन होना है, तो सारी प्रक्रिया को अगर पारदर्शी और ऑनलाइन बना दिया जाए तो वो G2E में आ जाएगा। ठीक है, संपर्क सरकार और उसके कर्मचारियों के मध्य। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई गवर्नेंस है, मतलब क्या क्या ई गवर्नेंस के फायदे होते हैं। तो वही है जितना आपके दिमाग में आ सकता है। कागजी कार्रवाई में कमी, विलंब एवं बाबू राज पर रोक, यानी पहले बाबुओं को पैसे देने पड़ते थे ना, पहले जैसे कलेक्ट्रेट में जाओगे तो कुछ 50-100 रुपए पकड़ाने ही पड़ेंगे, तभी जाके वो आपका काम आगे बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजों में कमी आती है ना। तो ये पढ़ लीजिएगा, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता। ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसको रीड कर लीजिएगा। मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब भारत में ई गवर्नेंस का विकास देख लेते हैं। इसमें फैक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। ई गवर्नेंस का विकास 1970 के दशक में शुरुआत हुई, छोटे से स्तर पे। चुनाव में और जनगणना में और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। बृहद रूप से 1970 में जब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1970 में हुई। ठीक। फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसकी स्थापना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1976 हुआ है यहाँ पे, 1976 है ना। इसको एडिट कर लूंगा मैं, आप भी 1977 नहीं 1976 याद रखेंगे। ठीक है। NIC, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, 1976। ये हिंदी में मत याद कीजिएगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कोई हिंदी मीडियम का अगर होगा ना, तो अगर एग्जाम में अगर पेपर आएगा तो PSC के जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो साइड में इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा होता है। तो ऐसा कुछ नाम आपको दिखे तो बगल में इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा, तो उसमें फुल फॉर्म इसको देखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लिखा होगा, तो उससे आपको याद आ जाएगा। 1976 में स्थापना हुई थी, है ना। 1977 नहीं होगा, 1976 होगा। उसके बाद निक नेट की स्थापना हुई थी 1987 में। नेट ऐड हो गया, नेट नेट मतलब नेटवर्क, है ना। निक का वही है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, फिर NET का मतलब नेटवर्क है। ठीक है ना। तो 1970 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना, 1976 यहाँ पे 6 होगा, NIC की स्थापना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की, और 1987 में निक नेट की स्थापना, है ना। नेट का मतलब लास्ट में जो नेट लिखा है उसका मतलब है नेटवर्क। ठीक। अब भारत में ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग लिखा है। अनुप्रयोग का मतलब ये है कि भारत में किन किन क्षेत्रों में ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में। तो ये तो आपको पता ही है कि रेलवे का टिकट, हवाई जहाज के टिकट, इन सब में, सड़क यात्रा संबंधी जैसे फास्ट टैग आज कल कर दिया है ना, टोल टैक्स पे आपको मतलब ऐसे QR कोड पे स्कैन करो ऐसे और ऑटोमेटिक आपका जितना भी टोल टैक्स है वो कट जाएगा। किसानों के लिए ई बाजार सूचना या ई नाम करके आपने एक स्कीम पढ़ी होगी, MP की ज्योग्राफी में भी है, ई नाम करके एक स्कीम है, वो किसानों के लिए है। दैनिक बाजार भाव पता कर सकते हैं। नागरिकों को जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, मनरेगा का कार्ड बनवाना या इनकम टैक्स रिटर्न भरना, बहुत सारे काम, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वर्क जितना भी है वो आजकल ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है ना। तो यही है ई गवर्नेंस का। ई डाक संचार सेवाएं, ई डाक में जैसे आपको बताऊं, आपने मान लीजिए पोस्ट ऑफिस गए और कोई पार्सल किया आपने, तो उस पार्सल को आप ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट में जाके, है ना। कि आज जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जबलपुर में बैठा हूँ और जबलपुर से मैंने दिल्ली में कोई पोस्ट ऑफिस से कोरियर भेजा, स्पीड पोस्ट किया, ठीक है। तो एक एक दिन में उसका ट्रैक कर सकता हूँ, मुझे वो नंबर मिलेगा, मैं डाक विभाग की वेबसाइट में जाऊंगा और उस वेबसाइट में उस पर्टिकुलर नंबर को डालूंगा, तो एक एक चीज की जानकारी मुझे मिलेगी कि आज जबलपुर में है, फिर जबलपुर से इंदौर चला गया, या फिर दिल्ली में है, या बीच में कहीं पे है, कहाँ पहुंचा है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलती है। ठीक है। तो यही सब है अनुप्रयोग किसके, ई गवर्नेंस के। इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम दो तीन चीजें और देखेंगे। एक है ई पार्लियामेंट, है ना, ये नाम बस याद रखिएगा, ई पार्लियामेंट। इसका सुझाव ब्रुसेल्स आधारित अर्थ एक्शन ने, एक NGO टाइप का अर्थ एक्शन ने वेनिश में दिया था। इसे ग्लोबल ई पार्लियामेंट भी कहा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के सांसद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कायम कर सकेंगे। ठीक है। तो अभी थ्योरेटिकली ये काम चल रहा है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में होने की संभावना है ना। अभी थ्योरेटिकली काम चल रहा है, इस पे बना नहीं है अभी।
नेक्स्ट यूजीसी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी, इसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं हिंदी में, 1991 में इसे विकसित किया था इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी को, और इसका हेडक्वार्टर गुजरात यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है स्वान, इसका फुल फॉर्म आ जाता है कई बार स्वान का, एस से स्टेट, डब्ल्यू से वाइड, ए से एरिया और एन से नेटवर्क। ठीक है ना, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान। इसकी घोषणा कब हुई थी? 2004, आप याद रखिए, ईयर याद रखिए, डेट अगर याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, ईयर याद रखिए। 2004 में इसकी घोषणा हुई थी, 27 अक्टूबर 2004। और स्पीड तब, मतलब तब के हिसाब से जब स्टार्ट किया गया था और आज भी देखें तो 2 Mbps इसकी स्पीड है, सेकंड नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, Mbps में एस का मतलब ही सेकंड होता है। ठीक है ना, तो इसका काम क्या है? इसका काम देखिए, अलग अलग जो सरकारी मुख्यालय होते हैं, है ना, उनको आपस में एक ही एरिया में जोड़ना, एक ही नेटवर्क से जोड़ना। फॉर एग्जांपल जैसे एक आपका थाना हो गया, है ना, शहर का थाना हो गया, फिर एक आपका कलेक्ट्रेट हो गया, मान लीजिए एक जिला अस्पताल हो गया। ठीक है, और ऐसे करके मान लीजिए 10 सरकारी कार्यालय हैं आपके जिले में, वैसे ही सरकारी कार्यालय दूसरे जिले में है, फिर तीसरे जिले में, हर जिले में सरकारी कार्यालय। फिर जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल में बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं। ठीक है, तो इन सब कार्यालयों को, सभी मुख्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए इसका विकास किया गया था। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए, राज्य और यूटीज में सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है ना, जितने भी मुख्यालय होते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितने सरकारी क्या बोलते हैं इसको, ऑफिसेस हैं, उन सबको जोड़ने के लिए एक कॉमन नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का विकास किया गया था। जितने भी मुख्यालय होते हैं, जैसे मैं जबलपुर में बैठा हूं तो जबलपुर का जिला कोई मुख्यालय होगा, एक जिला मुख्यालय भोपाल का होगा, एक जिला मुख्यालय इंदौर का होगा। ठीक है ना, तो अलग अलग जिलों के मुख्यालय होंगे, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस नेटवर्क का विकास किया गया है। क्यों कनेक्ट करने के लिए? जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, जबलपुर जिला मुख्यालय में है, ठीक है, अब भोपाल जिला मुख्यालय ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, है ना, कि ये XYZ कोई सी फाइल है या XYZ कोई व्यक्ति है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया, SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, इसको तकनीकी एवं वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। फिर इसी में आ जाएगा आपका मोबाइल प्रशासन। इसका एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल प्रशासन का मतलब ये है कि मोबाइल से लोगों तक सुविधा पहुंचाना। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है किसान कॉल सेंटर, है ना, 1800 180 1551। रेडियो में इसका ऐड भी बहुत आता था, 1551, यानी किसानों को कोई भी असुविधा हो, जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं और मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस नंबर पे कॉल लगाऊंगा, 1800 180 1551 फोन लगाऊंगा, और फिर उनको फोन लगा के मैं बोलूंगा कि महाराज ऐसा है कि मैं इस जिले से बोल रहा हूँ, इस गांव से बोल रहा हूँ, और मेरी गाय है और दूध नहीं दे रही है। फिर वो मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि कौन सी नस्ल की गाय है, कब से ऐसा हो रहा है। वहां एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, है ना, उनको ट्रेनिंग देके उस कॉल सेंटर में बिठाया जाता है, तो मुझसे अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, कौन सी नस्ल की गाय है, कितने दिन से ऐसा हो रहा है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। ठीक है, फिर ये सब एनालिसिस करने के बाद फिर उसका इलाज बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए, ये दवाई होती है, फिर इसको पानी में मिला के अपने पशु को दीजिए, तो वो मतलब ठीक हो जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो उसके लिए किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई। तो मोबाइल में ये सुविधा दी जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मोबाइल प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, फिर एक भारत विकास गेटवे ये स्टार्ट किया गया। ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है, मतलब इसका ये है कि पूरे देश में इसे शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य है स्थानीय भाषा में सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। तो अभी 6 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली में, और अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि में, स्वास्थ्य में, प्राथमिक शिक्षा में, ई शासन में, ग्रामीण ऊर्जा में तथा सामाजिक कल्याण में। ये उसी तरह है जैसे आपका जो कस्टमर केयर होता है ना, अलग अलग चीजों का, जैसे मोबाइल का कस्टमर केयर होता है, बैंक का कस्टमर केयर होता है, अलग अलग चीजों का कस्टमर केयर होता है। जैसे बैंक का कस्टमर केयर होता है, आप फोन लगाते हो, जैसे आपका कार्ड गुम गया तो आपको कार्ड ब्लॉक करवाना है, ठीक है, तो आप कार्ड ब्लॉक करने संबंधी इंफॉर्मेशन आप उससे मांगोगे। अभी किसान कॉल सेंटर का मैंने आपको बताया, तो किससे संबंधित इंफॉर्मेशन मांगेगा? वो कृषि, खेती किसानी से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगेगा। ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग का होगा तो हेल्थ से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगेगा। ऐसे ही शिक्षा से संबंधित, ई शासन का मतलब कोई सरकार की योजनाएं चल रही हैं तो उसके बारे में कॉल करके इंफॉर्मेशन मांगेगा। जैसे आपने मध्य प्रदेश में सुना होगा सीएम हेल्पलाइन बहुत चलती है, ठीक है ना, सीएम हेल्पलाइन। तो जैसे मैंने बिजली विभाग में जाके शिकायत की, ठीक है ना, और बहुत दिन हो गए
7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और उस शिकायत पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, मैं सीएम हेल्पलाइन में फोन करूंगा, है ना। सीएम हेल्पलाइन में फोन करूंगा, उनको बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन है और मैंने संबंधित विभाग में भी एप्लीकेशन डाली थी और कुछ नहीं हुआ। तो फिर सीएम हेल्पलाइन क्या करेगा, मुझे एक पर्टिकुलर नंबर प्रदान करेगा कि आपकी शिकायत का नंबर ये है और उस पर कार्रवाई मतलब आगे की जा रही है। फिर सीएम हेल्पलाइन से फिर कॉल जाएगा उस संबंधित विभाग को जिसके खिलाफ मैंने शिकायत की है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित है भारत विकास गेटवे, ठीक। फिर सोशल मीडिया गवर्नेंस, इसे एच डटर ने लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। एनआईसी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखिएगा, डेट नहीं भूलनी चाहिए, है ना। डेट बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए और नंबर 2 फुल फॉर्म नहीं भूलना चाहिए। हिंदी में याद मत करना, इंग्लिश में याद करना। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी। गठन क्या हुआ था 1976 में। क्या उद्देश्य है इसका, सरकारी विभागों और प्रशासकीय निर्णयों में तीव्रता लाना, केंद्र और राज्य सरकार तथा शासकीय निकायों को कंप्यूटर नेटवर्किंग सहायता देने वाला यह देश का अकेला संस्थान है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना है और उसके बाद जिसकी स्थापना कब हुई थी वो याद रखना है। 1976 में स्थापना हुई थी और फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट है आपका निक से ही संबंधित नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और लास्ट में ऐड कर दिया क्या, नेटवर्क, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और एक ऐड कर दिया लास्ट में क्या, नेटवर्क। तो ये क्या हो गया, निक नेट। इसमें सैटेलाइट का यूज किया जाता है। यह उपग्रह, उपग्रह इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। यह उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी, यानी राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे देश में, कंप्यूटर संचार नेटवर्क प्रणाली है। यह 1400 से अधिक केंद्रों के जरिए केंद्र के सभी मंत्रालय और विभागों को, यानी 36 राज्य और यूटी एवं 700 से अधिक जिलों को आपस में जोड़ता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1988 से पूर्णतः स्टार्ट हुआ था। यह ईमेल, वेबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई शिक्षण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। यानी अलग अलग सरकार के जितने विभाग होते हैं उनको टेक्नोलॉजी ये मुहैया कराता है, ठीक है। उपग्रह से आधारित, सैटेलाइट से आधारित 1400 से अधिक इसके केंद्र हैं और केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, जो कि 36 राज्य और यूटी में फैले हैं, वो 700 से अधिक जिलों में फैले हैं, उनको आपस में ये जोड़ने का काम करता है। फुल फॉर्म याद रखना है, निकनेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। और स्टार्ट कब से हुआ ये आपको याद रखना है, 1988 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ये अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना या हिंदी में क्या कहेंगे अम्ब्रेला योजना को, छाता योजना, शायद यही शब्द होगा, छाता योजना, है ना। इंग्लिश में अम्ब्रेला योजना कहेंगे इसको, अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं, है ना। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। मोदी जी ने इसको शुरू किया था, इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम चालू की थी। इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है ये, ठीक है। मोदी जी प्रधानमंत्री कब बने थे, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री बने और तब से कुछ बदलाव की शुरुआत हुई देश को डिजिटल की तरफ बढ़ाने में। देखेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बहुत ज्यादा बढ़ी। उसके बाद ये जितने आपके भीम यूपीआई आया, पेटीएम आया, जीपे आया, ठीक है, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आई, तो वहां से इस बदलाव की फिर शुरुआत हुई। डिजिटल इंडिया पहल, आपको डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2015 से ये स्टार्ट हुआ। इसका ध्येय वाक्य मतलब मोटो क्या है, पावर टू एम्पावर। उद्देश्य क्या है, भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। यह अम्ब्रेला कार्यक्रम है, अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके तहत कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम है इसके अंदर, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैम ट्रिनिटी, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है JAM। जे का मतलब है जनधन, जनधन का जो खाता खोला जाता है। ए से मतलब है आधार और एम से मतलब है मोबाइल, है ना, जैम ट्रिनिटी। फिर आधार, डीबीटी, डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर आपने सुना होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसमें रख सकते हैं। हर सरकारी तरह के कार्य में वो डॉक्यूमेंट मान्य रहता है। जैसे मान लीजिए सड़क पे आपको पुलिस ने पकड़ लिया, है ना, और आपके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन अगर आपने उस लाइसेंस की प्रति को स्कैन करके अपने डिजी लॉकर में सेव करके रखा है, तो आप उस चीज को दिखा सकते हैं, है ना, वो भी वैलिड रहता है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना है, ई अस्पताल है, पीएम किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इन सब को मतलब ये सब इसके अंडर में आती हैं, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। ई नाम योजना है, स्वयं प्रभा ई पाठशाला है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, ई संजीवनी है, ठीक है ना। तो ये सारी डिजिटल इंडिया के तहत आती हैं। और अभी कोरोना की जो वैक्सीन लग रही थी, ठीक है ना, तो वो जो वेबसाइट लॉन्च हुई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कोविन
शायद उसका नाम था ऐसा, है ना। तो वो भी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही आएगी। कुल मिलाकर डिजिटल इंडिया का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके काम हैं वो आपको कहीं जाना ना पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, और घर बैठे ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी वेबसाइट के माध्यम से या फोन के माध्यम से आपका जो काम है वो हो जाए, है ना। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य ये है। उसके बाद डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं। ये मेंस में लिखने के काम आएगा अगर ऐसा कोई पॉइंट आ गया तो, है ना, इसलिए इंक्लूड इसमें कर दिया। ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन टू ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स एंड अर्ली, ये शायद क्या है, हार्वेस्ट है, पता नहीं क्या है ये प्रोग्राम, इसका देखना पड़ेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन मतलब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होना चाहिए। अब मोबाइल आने के बाद वो चाहे कुछ भी करता रहे वो अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल की एक्सेस हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, आपने देखा होगा कई सारे बस स्टैंड में या पब्लिक प्लेस जो रहते हैं वहां पे वाईफाई रहता है, और वहां बैठ के लोग मतलब घंटों घंटों इंटरनेट का यूज करते रहते हैं। तो कुल मिला के इंटरनेट की पहुंच पब्लिक प्लेस पर करना, ताकि पब्लिक प्लेस पर जो लोग हैं वो इंटरनेट का यूज कर पाए, ठीक है ना। ई गवर्नेंस यानी गवर्नेंस में बहुत ज्यादा उसको डिजिटलीकरण कर देना गवर्नेंस का, ताकि सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े लोगों को। इंफॉर्मेशन टू ऑल, सभी को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी सूचनाएं हैं वो सब ऑनलाइन उपलब्ध करा देना, ताकि ऑफिस ना जाना पड़े लोगों को, सरकारी ऑफिस। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनकी, जैसे मान लीजिए कोई पंखा हो गया आपका, पंखे में अगर कोई कैपेसिटर लगता है, कोई रजिस्टर लगता है, या मोबाइल हो गया आपका, है ना, मोबाइल बनाने में जितनी चीजें लगती हैं उसके अंदर जो सर्किट बोर्ड लगा है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा इंडिया में हो, उस पर जोर दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ। ये मेंस में लिखने के काम आएगा, प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ठीक है। डिजिटल इंडिया की आपको डेट याद रखना है ना, डेट आपको नहीं भूलना है डिजिटल इंडिया की, और जितने फुल फॉर्म मैंने आपको बताए वो फुल फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं भूलना, वो याद रखना है। नेक्स्ट है आपका NDLM यानी नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, ये फुल फॉर्म नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसके तहत 52.5 लाख यानी 52.5 लाख लोगों को सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिकृत राशन डीलर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या उद्देश्य है इसका? जो मेनली जो कर्मचारी होते हैं, सरकार के कर्मचारी होते हैं, मेनली फोकस इसमें क्या रखा गया है? आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं पे फोकस मेन इसमें रखा गया है, और जो आशा कार्यकर्ता काम करते हैं और जो राशन की दुकानों पे काम करते हैं उन पे फोकस रखा गया है। डिजिटल लिटरेसी उनको प्रदान करना, जैसे सरकारी एप्लीकेशंस का यूज करना, वेबसाइट का यूज करना, जो सरकारी पोर्टल है उनका यूज करना, ठीक है ना, उनको कैसे यूज करना है ये सिखाना इसका उद्देश्य है। डिजिटल लिटरेसी मिशन, है ना। डिजिटल लिटरेसी का मतलब एप्लीकेशन और पोर्टल जो सरकार से संबंधित है, जो सरकारी योजनाओं में काम आते हैं, तो उनको यूज कैसे करना है, उन एप्लीकेशंस का, उन वेबसाइट्स का, उन पोर्टल्स का। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को इस चीज का प्रशिक्षण देना, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2015 में एक दिशा अभियान मतलब शुरू किया गया, जिसका बाद में इसका नाम प्रधानमंत्री दिशा कर दिया गया नाम, ठीक है। आगे इसमें मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है। तो दिशा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। दिशा फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान, जनवरी 2015 में शुरू किया गया, ठीक है। बाद में 2017 में इन दोनों के स्थान पर यानी NDLM और जो दिशा है इनके स्थान पे PM डिजिटल साक्षरता अभियान को शुरू किया गया। मतलब इसी दिशा के सामने PM लगा दिया गया, प्रधानमंत्री जिसका फुल फॉर्म है, तो PM डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया इन दोनों के स्थान पर, NDLM और दिशा के स्थान पे शुरू किया गया, ठीक। नेक्स्ट है आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ये कब बना था? ये 2006 में बना था। ये डेट मत याद रखिए, ईयर याद रखिए आप, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब बना था? 2006 में बना था। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, ठीक है। कार्य क्या था इसका? इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब ऐसा ये लोग कहते हैं कि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन अब 2006 की बात है, अब 2006 में क्या ही होता था? कुछ नहीं होता था, है ना। बस नाम आप याद रखिए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान
कब लॉन्च हुआ था ये? 2006 में लॉन्च हुआ था। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है। और शिकायत वगैरह कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन होता जाता कुछ नहीं था उनका। टैगलाइन क्या थी? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, ठीक है। फिर है आपका नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, है ना। 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा। कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में, 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है और केवल सरकारी विभागों को दिया जाता है। जिस विभाग का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहता है उस विभाग को ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, है ना, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। 6 श्रेणियों में सरकारी विभागों को दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, NEGC यानी ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, NEGC, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 से स्टार्ट हुई थी, ये आप याद रखिएगा। कब से स्टार्ट हुई थी? 1997 से। पहला ई कॉमर्स गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 1997 में नई दिल्ली में किया गया था। सहयोग किसका किसका था? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार, ठीक है। फिर ये करंट का एक आ जाएगा, फरवरी 2023 में ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, तो अभी जब आप पढ़ रहे होंगे तो लेटेस्ट में आप ये देख लीजिएगा कि ई गवर्नेंस पर लेटेस्ट राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। ये 2020 का था, 2020 में। अगर 2021 में कहीं हुआ होगा तो वो आप अपडेट कर लीजिएगा। ये कहाँ से पता चलेगा? करंट अफेयर की जो मैगजीन आपके पास होगी लास्ट 1 ईयर की, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की? 1997 से शुरुआत हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में। फिर एक इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, NKN यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसमें एक देश का नाम आप याद रखेंगे, भूटान, है ना। भूटान आप याद रखो, भारत और भूटान, भूटान नहीं भूलना। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, भूटान मत भूलना। इसमें पार्टनर कौन है? अपना भूटान। और अभी इसको और फैलाने की योजना बन रही है, सार्क कंट्रीज जितनी है उनको भी इसमें शामिल करने की योजना चल रही है, लेकिन अभी किया नहीं गया, ठीक है। तो आप भूटान याद रखोगे, ठीक है। यह एक अखिल भारतीय मल्टी गीगाबाइट नेटवर्क है। भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना। और शुरुआत कब की गई इसकी? शुरुआत 2010 में की गई, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, शुरुआत 2010 में की गई। इसमें पार्टनर कौन है? हमारा भूटान है। और यह देश के शोध और अकादमिक संस्थानों को उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट कनेक्शन, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। और पार्टनर कौन है? भूटान। और क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, ठीक है। अब मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए, मिशन मोड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनमें एक मिशन की तरह कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं होती हैं। तो अभी 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कुछ कुछ प्रोजेक्ट के नाम इसमें देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब मिशन मोड का क्या मतलब है? इसमें एक मिशन लिया जाता है कि इतने साल तक, इस ईयर तक ये काम आपका कर लिया जाएगा और ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो उसमें से एक था भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। 2011 में शुरू किया गया था भारत नेट प्रोजेक्ट। इसका नाम पहले कोई और था, अभी भारत नेट प्रोजेक्ट अभी इसे कहा जाता है। पहले इसका नाम था OFC नेटवर्क, है ना, 2015 से पहले। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क इसे कहा जाता था, लेकिन 2015 में नाम बदल के इसका क्या कर दिया गया? भारत नेट। काम क्या था इसका? इसका काम ये था कि जितनी ग्राम पंचायतें आपकी होती हैं, तो ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ना, ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य था? ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ना। भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में शुरुआत हुई थी। महीना याद मत रखिए, सन याद रखिए। अभी तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और शुरू में इसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, OFC नेटवर्क। और भारत नेट इसका नाम कब पड़ा? 2015 से इसका नाम भारत नेट प्रोजेक्ट पड़ा। किस किस का सहयोग इसमें लिया गया? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा BSNL, रेलवे, पावर ग्रिड, इन सब का इसमें सहयोग लिया गया। नाम इसमें याद क्या रखना है? 2011 में शुरू हुआ भारत नेट, नाम इसका कब पड़ा? 2015 में पड़ा। पहले क्या नाम था इसका? OFC नेटवर्क। OFC मतलब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। और उद्देश्य क्या है इसका? जितनी भी आपकी ग्राम पंचायतें हैं उन सबको हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका कॉमन सर्विस सेंटर पे आ जाते हैं ना, CSF उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
CSC पे आते हैं, यहाँ पे C होगा, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, याद क्या रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 2009 में हुई थी, है ना। अब हर चीज की शुरुआत ऐसा थोड़ी कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई थी, कुछ कांग्रेस ने भी कुछ कुछ तो किया ही है ना। तो कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? 16 जुलाई 2009। सबसे पहले आप ईयर याद रखेंगे, 2009। ठीक है, अब कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब क्या है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर यानी एक ही जगह पे बहुत सारी सुविधाएं जनता को एक साथ दे देना, है ना। एक ही जगह पे जनता को बहुत सारी सुविधाएं दे देना, कॉमन सर्विस सेंटर। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में वेब सक्षम ई गवर्नमेंट सेवाएं जैसे प्रमाण पत्र, बिजली, टेलीफोन, पानी के बिल और अन्य उपयोगी सेवाओं की प्रदायगी की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको बिजली का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, कोई प्रमाण पत्र आपको चाहिए, या और को भी 4-5 सरकारी सेवाएं आपको चाहिए, ठीक है ना। तो सरकार ये डिसाइड करती है कि ये 15-20 आपकी सेवाएं हैं, उसके लिए एक सर्विस सेंटर कॉमन बना दिया जाता है। आप वहां पे जाएंगे, आप ये बताएंगे कि हाँ, जिसको पानी का बिल जमा करना है पानी का बिल जमा कर दे, जिसको बिजली का बिल जमा करना है उसी जगह पे बिजली का बिल जमा कर दे, जिसको किसी तरह के प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है तो उसी जगह पे इंफॉर्मेशन ले ले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और वो डॉक्यूमेंट लाके वहां पे प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है ना। तो एक ही जगह पे बहुत सारी सरकारी सुविधाएं जब सरकार देती है तो उसे कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी सन 2009 में। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? दिल्ली में है। फिर है आपका NLRMP, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें आप डेट याद रखिए कि शुरुआत कब हुई थी? 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अभी इसमें क्या किया जा रहा है? अभी फिलहाल इसमें यह किया जा रहा है कि जितने भी आपके लैंड रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटलीकरण किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? जैसे कागज के रूप में है अगर सारी चीजें, तो या तो उसको स्कैन कर करके PDF वगैरह फॉर्म में उसको सेव किया जा रहा है ताकि गुमे ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आग वगैरह लग जाती है सरकारी कार्यालयों में। अभी महाराष्ट्र में कुछ साल पहले आग लग गई थी, ठीक है। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह हैं वो जल के राख हो गई थी। तो ऐसा कुछ ना हो, तो जितना डेटा है आपका, सारा डेटा जो है डिजिटली रूप में सब अभी कलेक्ट किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत आप देखेंगे, सिर्फ डेट याद रखिए आप, 1988-89 में, 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम, कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट भारत सरकार चला रही है, ठीक है ना। आपको इसमें क्या याद रखना है? नाम याद रखना है, और कोई पर्टिकुलर अगर राज्य सरकार उस प्रोजेक्ट को चला रही है तो वो आपको याद रखना है ना। नाम याद रखना है, और कौन सी राज्य सरकार उस प्रोजेक्ट को चला रही है आपको वो याद रखना है, और कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका भूमि प्रोजेक्ट से। भूमि प्रोजेक्ट आपका जो है वो कर्नाटका का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है। भूमि प्रोजेक्ट कहाँ का है? कर्नाटका का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इसके द्वारा भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है ना। तो भूमि प्रोजेक्ट कहाँ का है आपका? कर्नाटका का है। वैसे ही एक और सेम प्रोजेक्ट है आपका खजाने प्रोजेक्ट, है ना। भूमि प्रोजेक्ट पहला, और दूसरा है आपका क्या? खजाने प्रोजेक्ट। तो खजाने प्रोजेक्ट में अभी आप ये याद रखिए कौन से स्टेट को बिलोंग करता है ये? कर्नाटक। भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक, और खजाने प्रोजेक्ट ये भी कर्नाटक, है ना। भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक, खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटक, ये दो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपका ई सेवा प्रोजेक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ खास नाम नहीं है ना इसका, कैसे आएगा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेना। ई कोर्ट, ये कोर्ट से रिलेटेड है ना। तो कोर्ट की जितनी प्रोसीजिंग है, जितनी भी सारी चीजें हैं उनको डिजिटलीकरण करना, ऑनलाइन उपलब्ध कराने की है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई कोर्ट नाम याद रख लीजिएगा, ई कोर्ट। नेक्स्ट है आपका ई जिला। ई जिला में जिला स्तर पे सरकारी जितनी सुविधाएं होती है, जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, उसी से मिलता जुलता है आपका। कि जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, लोगों को जो पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है ना, ये सारी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है ना। तो उसके लिए ई जिला एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। फिर एक है MCA 21, ऊपर गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B में बताया था आपको, ठीक है ना। G2B में MCA 21, इसमें क्या है? इसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना, ठीक है ना। यानी जो भी आप जैसे बिजनेस चालू करते हैं, आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन
कराते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सुविधाएं होती हैं, उनके लिए आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को आप ऑनलाइन ही पता कर सके, वेबसाइट पे जाके ही, पोर्टल पे जाके ही पता कर सके कि अलग अगर ये सुविधाएं मुझे चाहिए तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या क्या प्रोसीजर वगैरह होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है, MCA प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर आपका ई ऑफिस, इसे प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग द्वारा शुरू किया गया है, ई ऑफिस, है ना। इसका क्या उद्देश्य है ई ऑफिस का? कार्यालयों में कम से कम कागज के उपयोग द्वारा सरकार की परिचालन क्षमता में सुधार करना, ई ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट है, लोकवाड़ी परियोजना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर राज्य से रिलेटेड है। लोकवाड़ी कहां से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना, पहले ऊपर क्या बताया था आपको? दो बताए थे, खजाने प्रोजेक्ट बताया था और भूमि प्रोजेक्ट बताया था। ठीक है ना, खजाने प्रोजेक्ट और भूमि प्रोजेक्ट कौन से राज्य से रिलेटेड है? खजाने और भूमि कर्नाटका से। लोकवाड़ी कहां से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, लोकवाड़ी परियोजना या लोकवाड़ी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। नवंबर 2004 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिकों को आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोकवाणी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, चूंकि ये MP का है, मध्य प्रदेश का है, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट। इसको तो भूलने का जो गुनाह है वो आप मत कीजिएगा। ज्ञान दूत प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। G2C टाइप का एक उदाहरण है। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। शुरुआत जनवरी 2000 में की गई थी, धार जिले से की गई थी, और ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक जानकारी मुहैया कराना और जिला प्रशासन और लोगों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करना है। मतलब कुल मिलाकर बकैती है, कुछ नहीं है। सन 2000 में क्या हुआ होगा? गांव के लोग तो आज भी ये सब चीजें यूज नहीं कर पाते हैं सरकारी, तो सन 2000 में क्या कर लेते होंगे, है ना। खाना पूर्ति की गई, कुछ नहीं है, बस यही आप याद रख लो एग्जाम के लिए। ज्ञान दूत प्रोजेक्ट जो था वो मध्य प्रदेश सरकार ने धार में शुरू किया था सन 2000 में, ये याद रख लो। ठीक है ना, फिर एक ई नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कृषि से संबंधित योजना है। ये MP की ज्योग्राफी में यूनिट 3 में शायद मैंने आपको बताया था। कृषि मंडियों का समन्वय करना, ई नाम, ENAM, है ना। NAM मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना, पूरे देश में है ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये मेनली मंडियों के लिए है। इसमें क्या होता है, अलग अलग मंडियों को आपस में एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया जाता है। अलग अलग मंडियों को आपस में एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सी मंडी में मान लो कौन सा भाव चल रहा है। मान लो जबलपुर की मंडी को, भोपाल की मंडी को, दिल्ली की मंडी को, इनको आपस में ऐसा जोड़ दिया गया। ठीक है ना, अब आप इस ई नाम के माध्यम से आप ये पता कर सकते हो कि कहाँ पे किस चीज का क्या रेट चल रहा है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन पता कर सकते हो। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड है ई नाम। किसानों की सुविधा के लिए मेन ये स्टार्ट किया गया था, है ना, ताकि आप घर बैठे ही सारी चीजें, आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। ई नाम, ठीक है। नेशनल ई है, शुरू के ई का कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म ऐसे दिया नहीं जाता है, तो ई साइलेंट मान लीजिए इसको। N से नेशनल, A से एग्रीकल्चर और M से मार्केट। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपके ई मित्र योजना। ये आप याद रखिए, ई मित्र योजना की कौन से किससे रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। ई मित्र योजना राजस्थान से रिलेटेड है। फिर आपका प्रोजेक्ट फ्रेंड्स, ये केरल से रिलेटेड है ना। प्रोजेक्ट फ्रेंड्स कहां से रिलेटेड है? केरल से रिलेटेड है। केरल का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स, नागरिकों को राज्य सरकार को करों और अन्य वित्तीय देयताओं का भुगतान करने का साधन प्रदान करने वाली एक एकल खिड़की सुविधा। एकल खिड़की सुविधा मतलब सिंगल विंडो। एकल खिड़की का मतलब होता है सिंगल विंडो, मतलब आप अलग अलग टाइप से, आपको अगर राज्य सरकार के कोई टैक्स देने हैं ना, जैसे मान लो 4 प्रकार के टैक्स फॉर एग्जांपल राज्य सरकार लेती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंडर आता है ना। तो प्रोजेक्ट फ्रेंड्स में क्या होता है, एक ही जगह पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट का अगर आपको टैक्स वगैरह देना है तो उन टैक्स का आप भुगतान कर सकते हो। ठीक, तो इसमें मेन आपको ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट फ्रेंड्स कौन से राज्य से रिलेटेड है? केरल से रिलेटेड है। ठीक है, भूमि प्रोजेक्ट कहां से रिलेटेड था? कर्नाटका से रिलेटेड था। खजाने प्रोजेक्ट कहां से रिलेटेड? कर्नाटका से रिलेटेड। ज्ञान दूत मध्य प्रदेश से रिलेटेड, है ना। वो क्या था, शायद लोकवाणी था मेरे ख्याल से, कैसा कोई वाणी था, वो कहां से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स कहां से रिलेटेड? केरल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका डीजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर की शुरुआत मोदी जी ने की थी 2015 में, है ना। विधिवत शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिजिटल लॉकर है। इसमें सबका एक एक लॉकर होगा। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अपना एक अकाउंट ओपन करूंगा उसमें, और आधार कार्ड से लिंक करूंगा,
और मुझे एक स्टोरेज मिलेगा 10 MB का, है ना। और वहाँ पे मैं मेरे जितने डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए मेरी कॉलेज की डिग्री है, या मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है ना। तो सारे दस्तावेज जो है उनको स्कैन वगैरह करके URL के रूप में वहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था कि मान लीजिए बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही पुलिस ने आपको पकड़ा और आपको बोला कि चलो चल दिखा डॉक्यूमेंट, कहाँ है तेरा लाइसेंस, ठीक है ना, चाबी वगैरह निकाल ली आपके बाइक से, तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डिजी लॉकर में आप उसको दिखा सकते हो कि ये देख भैया, ये सरकारी लॉकर है और ये मेरा लाइसेंस है, ये ऐसा है, ठीक है ना। तो उसके लिए स्टार्ट किया गया था डिजी लॉकर। फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल लॉकर। 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी, 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, है ना। तो नाम से ही पता चल गया होगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मतलब डिजिटली रूप से पुस्तकों को उपलब्ध कराना, अन्य जितने संसाधन हैं उनको उपलब्ध कराना। शुरुआत इसकी हुई थी 2006 में हुई थी खड़गपुर से, है ना, और रीलॉन्च इसे किया गया 2018 में। इसके माध्यम से अभी वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, अलग अलग टाइप की जो किताबें वगैरह होंगी, कोर्स वगैरह की, तो वो उपलब्ध होंगी, ठीक है ना। 2006 में स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और रीलॉन्च किया गया इसे 2018 में। नेक्स्ट है आपकी उमंग एप्लीकेशन। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी उमंग की। फुल फॉर्म क्या है उमंग का? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। अब मोदी जी ने ये बहुत बेकार काम किया है कि नई नई चीजें लाते हैं, सबका एक फुल फॉर्म रहता है, हर कोई चीज का फुल फॉर्म ही रहता है। अब एग्जाम के हिसाब से ये बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। मोदी जी तो इस चीज को समझते नहीं है। चलो आपको तो याद करना है, करो याद। डेट याद रखना कब लॉन्च हुआ था, 2017 में लॉन्च हुआ था। और उमंग का फुल फॉर्म क्या है? देखो एकदम रटने मत बैठो, जब सामने एग्जाम में ऑप्शन आएगा ना तो ऐसे समझ में आ जाएगा 4-5 बार अगर पढ़ा हुआ होगा तो। यूनिफाइड, यू से क्या है? यूनिफाइड, MA मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर साइलेंट है, फिर N से न्यू एज और G से गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसके जरिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकायों की सेवाओं तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच सुनिश्चित करता है। सेंटेंस सही फॉर्म नहीं हो रहा, पता नहीं कैसा लिखा है। मतलब ये है कि जितनी केंद्र सरकार की सुविधाएं हैं, राज्य सरकार की सुविधाएं, स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत, इनकी कोई सुविधाएं हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। कि मेरे यहाँ की जबलपुर की नगर पालिका है तो जबलपुर की नगर पालिका ये स्कीम चला रही है तो मैं उस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, या मेरे प्रदेश की सरकार फलाना फलाना स्कीम चला रही है तो उस स्कीम में मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं उस स्कीम में, उस योजना में। तो वो सारी चीज़ आप इस ऐप से पता कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है इसमें, है ना। फिर एक माई GOV ऐप है, ठीक है ना। आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं वो इससे आप बता सकते हैं। इसके जरिए नागरिक सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं। माई GOV 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, 26 जुलाई 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हुआ था हमारे सामने, डिजिटल भुगतान। तो एक छोटी शुरुआत 2010 में हुई थी IMPS के माध्यम से, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है ना। इससे पेमेंट करते थे, नेट बैंकिंग वगैरह तब जब किया करते थे। तो IMPS, तो पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखो IMPS का, है ना। IMPS, IM से हो जाएगा इमीडिएट, P से हो जाएगा पेमेंट और S से हो जाएगा सर्विस। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2010 में। अभी डेट मत याद रखो, पहले तो ईयर याद रख लो भैया, इतना याद रख लोगे तो ही कल्याण हो जाएगा आपका। डेट में मत घुसो आप, ठीक है ना। उसके बाद UPI जो आप यूज करते हैं ना, आजकल UPI चलता है, जैसे 9424 AB नंबर, फोन नंबर होता है, @YBL @ICICI, बोलते हैं ना सर UPI कोड बता दो पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो UPI की शुरुआत कब हुई थी? 2016 की अप्रैल में हुई थी। 2016 के अप्रैल याद रखो, डेट मत याद रखो, अप्रैल याद रखो। अभी तो 2016 के अप्रैल में UPI पेमेंट, UPI की शुरुआत हुई। उसके बाद भीम एप्लीकेशन लॉन्च हुई 2016 के ही दिसंबर में, है ना। भीम एप्लीकेशन, भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। BH, भीम मतलब भीम का जो है ना BHIM होता है भीम। तो शुरू का जो BH है उसका क्या मतलब होता है? भारत। फिर जो I है उसका मतलब होता है इंटरफेस,
और फॉर एफ साइलेंट है और एम का मतलब मनी, भीम है ना। तो भीम ऐप का फुल फॉर्म एक तो पूछ सकता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2016 में, यूपीआई के बाद है ना। पहले यूपीआई आया था, अप्रैल 2016 में आपका यूपीआई आया, उसके बाद दिसंबर 2016 में आपका भीम ऐप लॉन्च हुआ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2017 की फरवरी में आपका भारत क्यूआर कोड लॉन्च हुआ, ठीक है ना। ये उसके बाद ही बहुत सारी चीजें लॉन्च होती गई। आपने जैसे फोन पे स्टार्ट हो गया, उसके बाद गूगल पे स्टार्ट हो गया। गूगल पे का पहले कुछ और नाम था, शायद क्या नाम था, तेज नाम से स्टार्ट हुआ था ना। गूगल पे जब लॉन्च हुआ था तो तेज नाम से लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर गूगल पे नाम हुआ, फिर जी पे उसका नाम हुआ। तो यहां से एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी शुरुआत हुई थी, क्योंकि अब पेमेंट बहुत आसान हो गया है ना। कहीं भी आपको जाना है, किराने की दुकान में पेमेंट करना है, शॉपिंग मॉल में पेमेंट करना है, दवाई की दुकान में आपको पेमेंट करना है, कहीं पे भी पेमेंट करना है, फटाक से मोबाइल निकाला, स्कैन किया और पेमेंट हो गया। तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम थे 2016 में जो स्टार्ट हुआ था, यूपीआई स्टार्ट करना, भीम ऐप शुरुआत करना और भारत क्यूआर कोड स्टार्ट करना, है ना। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स होता है ना। क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, तुरंत रिस्पॉन्स होता है ना। खटाक से फोन पे खोला, स्कैन किया, नाम आ जाता है सामने, ठीक। फिर है आपकी प्रगति योजना है, ये उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है प्रगति। नेक्स्ट आ जाते हैं पीएम जी दिशा पे। पीएम जी दिशा, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, जी का मतलब ग्रामीण और दिशा का मतलब डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसे इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है ना। जैसे आपके गांव, जो भी आपका गांव का नाम होगा, मान लो मेरा गांव का नाम जमुई है, वहां पे कुछ सरकारी कर्मचारी घुसे, हर एक घर में गए और किसी एक घर के मुखिया को चुन लिया और उसको चीजें सिखाने लग गए। देखो भैया, ये फोन पे ऐसे यूज करते हैं ना, जी पे ऐसे यूज करते हैं, पेटीएम का ऐसे यूज करते हैं, ये सरकार की उमंग एप्लीकेशन है उसको ऐसे यूज करते हैं, नेट बैंकिंग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो डिजिटली साक्षर करना गांव में हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को, एक से ज्यादा हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति डिजिटली साक्षर होना चाहिए। तो ये है पीएम जी दिशा का उल्लेख। पीएम जी का मतलब पीएम से प्रधानमंत्री, जी से ग्रामीण और दिशा का मतलब डिजिटल साक्षरता अभियान। नेक्स्ट आते हैं दर्पण ऐप। तो दर्पण ऐप में आप ये याद रखिए कि किस विभाग से रिलेटेड है, तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, आप ये याद रखो दर्पण में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, है ना। पीडीएफ आपके पास है, प्रिंट निकलवा के पढ़ लेना। इसमें मेन काम की चीज याद रखो कि किससे रिलेटेड है, ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है ना। दर्पण, कुछ भी इमेजिन कर लो, दर्पण, पोस्ट ऑफिस में गए हो, वहां कोई कर्मचारी दर्पण देख रहा है, कुछ भी इमेजिन कर लो, ठीक है ना। दर्पण, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, दर्पण। नेक्स्ट आते हैं जीवन, जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण आप ये याद रखिए किससे रिलेटेड है? पेंशन भोगियों के लिए रिलेटेड है, ठीक है। ये आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली है। मतलब जितने रिटायर्ड हो गए हैं, जिन जिन लोगों को सरकार को पेंशन देनी है, तो आधार कार्ड से सबको जोड़ दिया है ताकि कोई इसमें घपला घोटाला ना कर सके, ठीक है। तो आप ये याद रखो, इसमें जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण योजना पेंशन भोगियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका स्वयं। तो फुल फॉर्म थोड़ा सा कठिन है, एक दो बार देख लेना, मुझे तो लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म देख लेना एक आध बार। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब देख लेना भैया, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना। स्वयं शुरू किसने किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो है उसने शुरू किया था। शुरुआत हुई थी 2017 में, जुलाई 2017 में। यह एक एकीकृत मंच है जो स्कूल 9वीं से 12वीं तक, जो स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर, या स्नातकोत्तर का मतलब होता है मतलब स्नातक को आपको ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसको हिंदी में स्नातकोत्तर बोलते हैं, ठीक है। स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना, ये 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन 24/7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। आपके डीटीएच में भी आता होगा ना, आपके यहाँ होगा तो कुछ पढ़ाई लिखाई वाले चैनल आते होंगे ना। तो ये 32 चैनलों की बात कर रहा है, तो उन्हीं में से कोई एक चैनल होगा जो पढ़ाई लिखाई वाले चैनल आते रहते होंगे, ठीक है। वो था ई ब्रिज पोर्टल। तो भारत में कहीं भी व्यवसाय आरंभ करने के लिए इच्छुक निवेशकों की सुविधा के लिए एक
ऑनलाइन एकल खिड़की प्रवेश द्वार, यानी सिंगल विंडो उनको इन्फॉर्मेशन सारी चीजें मिल जाए, उसके लिए ई ब्रिज पोर्टल है। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसको कार्यान्वयन इसका कौन कर रहा है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में कार्यान्वित किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के इन्फोसिस कंपनी जो है देख रही है कैसे काम कर रहा है ये ई ब्रिज पोर्टल। नेक्स्ट नाम आप याद रखेंगे कॉस्मॉस, जो कि छत्तीसगढ़ का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ठीक है, इतना याद रखो। कॉस्मॉस कहाँ से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका मेघराज, RO नहीं है, RA है यहाँ पे, मेघराज। ये एक GI क्लाउड है जिसे मेघराज नाम दिया गया है। क्लाउड मतलब एक, आप ऐसा समझ लो, एक सर्वर टाइप का होता है जिसमें एक सारे जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डाटा होता है, एक सर्वर में रहता है जिसे क्लाउड कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सभी जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके अपने अपने निजी क्लाउड होंगे और उन क्लाउड पे आधारित अलग अलग एक नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे, इनको आपस में फिर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मेघराज आप इसमें ये याद रखिए क्या है, एक GI क्लाउड है जिसे मेघराज नाम दिया गया है। इसमें भी आप ये याद रखो, GI का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लाउड मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, एक टेक्नोलॉजी होती है, उसका यूज इसमें किया गया है। और चूंकि इंडिया का है तो कुछ स्पेसिफिक इसका नाम रखना था, तो मेघराज इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है ना। इसमें अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग जैसे सर्वर प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि सर्वर स्थापित करना बहुत एक मतलब महंगी प्रोसेस होती है, तो ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये स्कीम चालू की गई है, मेघराज प्रोजेक्ट है। ठीक है, GI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GI मेघराज। GI का मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है, पोर्टल है, तो इसमें आप एक तो स्टेट याद रखें, जिसमें स्टेट्स कुछ स्टेट्स के हैं, और कुछ ये याद रखें कि कौन से डिपार्टमेंट से हैं, है ना। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि किससे रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं, दिशा एप्लीकेशन। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है आपका गर्व एप्लीकेशन। गर्व एप्लीकेशन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण निगरानी पर बल देता है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, ग्रामीण विद्युतीकरण से। नेक्स्ट है आपका दिव्यांग सारथी, केंद्रीय सामाजिक एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया, और दिव्यांगों को आसानी से सूचना उपलब्ध हो, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्या नाम है इसका, दिव्यांग सारथी। नेक्स्ट है आपका ई सनद। ठीक है, ई सनद, इसकी शुरुआत 2017 मई में की गई। ये विदेश मंत्रालय से रिलेटेड है और विदेश जाने वालों का डिजिटल दस्तावेजों का प्रमाणन करता है। ठीक है, ई सनद, ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रिया सॉफ्ट। ठीक है ना, प्रिया सॉफ्ट पंचायती राज संस्थान का लेखा सॉफ्टवेयर है। इसे ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत आरंभ किया गया था। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्या है इसका फुल फॉर्म, देखिए, प्रिया सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, प्रिया इंग्लिश में आप देखेंगे तो PRIA है ना, सॉफ्ट से तो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, PRIA, इसमें क्या होगा, PRIA, P से होगा पंचायती, R से होगा राज, I से होगा इंस्टीट्यूशंस, और A से होगा अकाउंटिंग, और SOFT तो सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है ना, तो क्या होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो पंचायतों का लेखा जोखा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, प्रिया सॉफ्ट, है ना, तो पंचायती राज संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, ये इससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान देना। फिर एक तरंग है, ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है, ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर नजर रखता है तरंग। फिर ताम्र पोर्टल है आपका, ताम्र, ये केंद्रीय खनिज और संसाधन मंत्रालय का पोर्टल है। पूरा नाम क्या है, ताम्र, ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन, मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन, मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। किससे रिलेटेड है, आप तो ये याद रखो, ताम्र किससे रिलेटेड है, ये खनन गतिविधियों से रिलेटेड है। ठीक है ना, और केंद्रीय खनिज संसाधन जो आपका विभाग है, जो खदानों वगैरह का काम देखता है, उससे रिलेटेड है ताम्र पोर्टल। ऐसे याद कर लो ना, ताम्र किसको बोलते हैं, तांबा को बोलते हैं। तांबा क्या होती है, धातु होती है, मेटल होती है, उसका खनन किया जाता है खदानों में जाके। तो ऐसे याद रखो, खनन गतिविधियों से रिलेटेड है ये ताम्र। नेक्स्ट है आपकी कोविन एप्लीकेशन, है ना, तो टीका तो आपने लगाया ही होगा, दोनों लगवा लिया होगा, हो सकता है कोई कोई ने बूस्टर भी लगवा लिया होगा। ठीक है, तो उससे याद रखो, कोविन एप्लीकेशन है। कोविन फुल फॉर्म क्या है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये एप्लीकेशन है। अब इसमें क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना, इसमें क्या मैं बताऊं, इसमें प्राथमिकता के आधार पर कोरोना टीका उपलब्धता पर बल दिया जाता है। वो नंबर आपको मिला था ना जिस समय ये लॉन्च हुआ था कि इस डेट पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो
आप यहाँ जाओ और टीका आ गया है तो वहाँ पे जाके लगाओ वैक्सीन, है ना, ये आपको पता ही होगा, बताने की क्या जरूरत। नेक्स्ट है आपका पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल में फुल फॉर्म अगर याद नहीं रख पाए तो आप इतना याद रखो कि ये श्रम मंत्रालय का बाल श्रम निरोधक पोर्टल है ना, यानी कि कहीं पे चाइल्ड लेबर ना हो, यानी बच्चों से कुछ जोखिम भरे काम कहीं पे ना करवाए जा रहे हो, तो उसकी निगरानी ये करता है पेंसिल पोर्टल। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिवनेस इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, है ना, पेंसिल याद रखो आप तो, है ना। बाल श्रम निरोधक पोर्टल है और 2017 में ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका बंधन तोड़। बंधन तोड़ एप्लीकेशन ये बिहार सरकार की एप्लीकेशन है और इसका क्या उद्देश्य है, बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकना, ठीक है ना। बंधन तोड़ एप्लीकेशन कहाँ की है, बिहार सरकार की एप्लीकेशन है और उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकना। नेक्स्ट है आपका नक्शे। अब नक्शे आप समझ गए, नक्शे मतलब नक्शा से रिलेटेड होगा ये, तो क्या ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। इस वेब पोर्टल को सर्वे ऑफ इंडिया की 259वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया, ठीक है ना। अरे नक्शा वगैरह जो भी होगा, सर्वे वगैरह जो भी करते होंगे तो वो ऑनलाइन उसकी सारी जानकारी उपलब्ध करवाना ही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है, पोर्टल है आपका मेरिट। ये विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है, ये बस इतना याद रख लो, विद्युत मंत्रालय का मेरिट पोर्टल है, ठीक है। ये राज्यों द्वारा उत्पादित बिजली की मेरिट ऑर्डर जारी करता है। फिर इसका भी फुल फॉर्म है, देख लेना फुल फॉर्म, कितने तो फुल फॉर्म याद करोगे यार, ठीक है। समग्र पोर्टल तो पता ही है, मध्य प्रदेश में चलता है, समग्र आईडी आपकी बनती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें परिवार की जानकारी एकत्रित की जाती है, कई सारी स्कीम्स हैं, उसमें समग्र आईडी मांगता है आपका, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है समग्र पोर्टल, इसमें परिवार की जानकारी एकत्रित की जाती है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। फिर एक शगुन पोर्टल है, शगुन पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, उसकी पहल पर स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु, ठीक है। तो स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल चालू किया गया, शगुन पोर्टल। नेक्स्ट है आपका आरोग्य सेतु ऐप। ये तो पता ही होगा, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कई लोगों ने इंस्टॉल भी अभी भी कर रखा होगा, कुछ ने तो अनइंस्टॉल कर दिया होगा। तो ये लॉन्च कब हुआ था, ये 2000 गलत लिखा है, 2020 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। वो आपको बता देता ना ब्लूटूथ से कि आपके आसपास कहाँ के दिन लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। अब तो हालांकि इसका कुछ यूज वूज नहीं है, और बस ये याद रख लो 2020 में लॉन्च हुआ था, 2 अप्रैल 2020 में, अप्रैल ही याद रख लो, अप्रैल 2020 में एनआईसी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ खास अगर हो तो, ई उपकरण है, प्लान प्लस है, ये सब आप पीडीएफ में देख लेना, ये मुझे इतने इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं, एक बार आपको दिखा देता हूं। और यह कुछ अलग अलग योजनाएं हैं, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ई औषधि, इनाम प्रो, जनधन दर्शक, पीपुल्स फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जन सुनवाई यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है। दीक्षा पोर्टल, एक हमराज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, भारतीय सेना की पोस्टिंग और पदोन्नति या प्रोन्नति सूचना हेतु है, ठीक है, हमराज। बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक सचेत ऐप है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, कोयला चोरी पर नियंत्रण हेतु खान प्रहरी ऐप है। बिजली कटौती के प्रबंधन हेतु एक ऊर्जा मित्र ऐप है, ठीक है। और सागरवाणी ऐप है, सागरवाणी सागरी आपातकाल की चेतावनी के लिए। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए है बोलो ऐप है, ठीक है। लापता बच्चों का पता लगाने के लिए रीयूनाइट ऐप है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए मेघदूत ऐप, ठीक है। और एक हरपथ ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा, ये हरियाणा सरकार का मोबाइल ऐप है, इसके जरिए लोग सड़कों के बारे में राज्य सरकार को जानकारी दे सकेंगे, ठीक। फिर एक स्वयं प्रभा, ये ऐप है स्वयं प्रभा, इसमें कुछ 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल चलते हैं पढ़ाई लिखाई वाले स्वयं प्रभा में। फिर डीप है चुनाव आयोग के, एक चुनाव आयोग में ये इंपॉर्टेंट है सी विजिल ऐप, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक समाधान ऐप भी इंपॉर्टेंट है और एक सी विजिल ऐप भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करता है चुनाव आयोग। सी विजिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे नंबर पे समाधान है। इसके अलावा एक और ऐप है सुविधा, ठीक है। तो ये तीनों ऐप हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है, ठीक। अब कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ई साथी है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। ई पाठशाला ऐप आपने देखा होगा, ई पाठशाला, उसमें एनसीईआरटी की जितनी किताबें होती हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती हैं ई पाठशाला में, ठीक है।
फिर ई गवर्नेंस से संबंधित कुछ नीतियां हैं, ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में डाल दिया, रीड कर लीजिएगा, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, इसलिए मैं आपको मतलब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। बाकी पीडीएफ में डाल दिया तो प्रिंट वगैरह जब आप इसका निकलवाएंगे तो इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें पीडीएफ मैंने डाली हैं, क्योंकि 9th यूनिट को कंप्लीट कराना है ना, और भी दूसरे टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था बनाना। इसके तहत 20 घंटे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, और 18 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 2016 में फिर इसको 27 महीने कर दिया गया था। फिर एक नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके लिए चालू किया गया था डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीवन में रूपांतरण एवं जीवन की सुगमता को बढ़ाना है। इस विजन को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। यह डिजिटल रूप से 8 क्षेत्रों, डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं, विनिर्माण को प्रोत्साहन, आईटी या आईटी सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान, नवाचार और स्टार्टअप, साइबर सुरक्षा की पहचान करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग 8 क्षेत्र हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के जो अपने राज्य हैं, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे जितने राज्य हैं, वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन, ठीक है। ये बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। अब मध्य प्रदेश में कुछ नीतियां बनी हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड, कुछ पोर्टल खोले गए हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है, वो देख लेते हैं। एक आपकी ये निवेश नीति है जो 2012 में स्टार्ट हुई थी, जब आपके निवेश समिट स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। तो ये निवेश नीति 2012 में आई थी मध्य प्रदेश की। इसे राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। फिर एक है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में ये लागू हुआ था, 25 सितंबर 2010, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, सर्वप्रथम सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो 9 विभागों की 26 सेवाओं को इसके दायरे में रखा गया है। वर्तमान में 226 सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। इसमें वही है जो कॉमन सर्विस सेंटर का था ना, कि मान लीजिए आपको कुछ सरकारी काम है, कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है या छोटा मोटा कोई भी काम है, तो उसमें एक मिनिमम डेज डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने दिन में वो काम होना चाहिए, है ना। इसलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसलिए गारंटी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, मतलब कुछ पर्टिकुलर डेज रहते हैं अलग अलग चीज़ों में, कि इतने दिन के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ के लिए आवेदन किया है तो वो काम इतने दिन में हो जाना चाहिए। अगर वो इतने दिन में नहीं होता तो फिर आप फर्दर उसमें शिकायत कर सकते हैं कि मैंने इस चीज़ के लिए आवेदन किया था और टाइम लिमिट इतनी दी गई है, लेकिन अभी तक जो भी मेरी शिकायत थी उसका समाधान नहीं हुआ, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 25 सितंबर 2010 को लागू किया गया था, ठीक है। और 15 सितंबर को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख ई गवर्नेंस पहले हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट है इसमें, मिशन मोड प्रोजेक्ट है, विभागीय प्रोजेक्ट है और अन्य प्रोजेक्ट हैं। मेन हम इसमें नाम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। एक ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है, ई डिस्ट्रिक्ट वही है जो ऊपर आपको बताया था लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। इसमें आपका एक सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर और एक एमपी ऑनलाइन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जितनी जो भी शिकायतें की जाती हैं, ये जो भी सर्विस ली जाती हैं, ठीक है ना, उसी को ई डिस्ट्रिक्ट के अंडर में रखा जाता है, ठीक है। फिर उसी के जैसा है एक MPSSDG, है ना, मध्य प्रदेश, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। फिर एक है आपका ई ट्रेजरी, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा ई ट्रेजरी। लैंड रिकॉर्ड, ये किस लिए है, लैंड रिकॉर्ड ये जितने भी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट है उनका 100% डिजिटल रूप में सबको सुरक्षित रखना। फिर एक कमर्शियल टैक्स है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। विभागीय प्रोजेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एमपी टास्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एमपी टास्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनजातियों से संबंधित है। मध्य प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना। अब टास्क का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम, है ना। एमपी से मध्य प्रदेश, और TAAS का क्या मीनिंग होगा, टी से ट्राइबल, ए से अफेयर्स और दूसरे ए से ऑटोमेशन और लास्ट के एस से सिस्टम। मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम, है ना। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, जनजातीय मामलों का विभाग, और वही है जनजातियों से संबंधित जितनी योजनाएं हैं तो उन योजनाओं के तहत इससे आवेदन कर सकते हैं एमपी टास्क में, ठीक है। मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम। फिर एक आपका मनरेगा का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, IRCTC SMS फॉर MP टूरिज्म, ये देख लीजिएगा।
और ई उपार्जन, एक दो और इम्पोर्टेंट है, वो शायद लास्ट में है ना। SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक वात्सल्य, ठीक है, हाँ ये मैं सर्च कर रहा था, वात्सल्य, ये होशंगाबाद में, ठीक है, जिला प्रशासन होशंगाबाद की एक पहल है वात्सल्य। इसमें प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ साथ बाल स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। तो वात्सल्य कौन से जिले से रिलेटेड है? होशंगाबाद से रिलेटेड। फिर दो हैं आपके, एक जियो सर्च है और एक जियो फॉरेस्ट है, ठीक है। जियो सर्च, जियो सर्च में क्या है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पहल है। इसमें गांव, सड़क, रेलवे, वन, जल निकाय और जितनी जमीन है उनका डेटाबेस तैयार किया गया है, ठीक है ना। और एक ही क्लिक के द्वारा जितना भी डेटाबेस है आप जानकारी इसकी प्राप्त की जा सकते हैं, ठीक है। मतलब गांव में जितनी सड़कें हैं, रेलवे हैं, वन वगैरह, सबका आप डेटा कलेक्ट करके पोर्टल पे या वेबसाइट पे आप डाल देंगे। फिर आपको जिस किसी भी गांव में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन अगर प्राप्त करनी है तो उस पर्टिकुलर गांव को या शहर को या क्षेत्र को सेलेक्ट करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जियो सर्च इससे रिलेटेड है। एक है जियो फॉरेस्ट, तो एक जियो लगा हुआ है, फॉरेस्ट लगा हुआ है, मतलब जंगलों से संबंधित है। तो ये मध्य प्रदेश वन विभाग की पहल है, जियो फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत वन भूमि के डेटाबेस का निर्माण किया जाएगा। और नोट क्या लिखा है, वन डेटाबेस तैयार करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मतलब कुल मिलाकर इसमें यह बात है कि कितनी जमीन है जो वृक्षों से ढकी हुई है, हरियाली कितने क्षेत्रों में है ना। जैसे केंद्र सरकार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है ना हर 2 साल में, तो वैसा ही कुछ पहले जियो फॉरेस्ट के तहत मध्य प्रदेश वन विभाग कर रहा है। तो ये दो नाम याद रखेंगे, जियो सर्च और एक जियो फॉरेस्ट। दो इंपॉर्टेंट चीजें और है इसमें, एक स्वान है जो 2004 वाला बताया था आपको, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये इस मध्य प्रदेश में जब इसे अप्लाई किया गया। और एक MP ऑनलाइन है, ठीक है। तो MP स्वान, MP स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये कब स्टार्ट हुआ? 2008 में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और इसके माध्यम से जिला आयुक्तों के जरिए ब्लॉक्स को राजधानी से जोड़ा जाता है। ब्लॉक मतलब जिस अलग अलग तहसीलें जो है, तो अलग अलग तहसीलों को भोपाल से जोड़ा जाएगा, ठीक है, इस स्वान के जरिए। MP स्वान, स्वान मतलब SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। एक ही इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका MP ऑनलाइन, ठीक है ना। आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो MP ऑनलाइन से जाके भरते होंगे ना। तो इस MP ऑनलाइन की शुरुआत जुलाई 2006 में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार का अधिकृत पोर्टल है ये, और इसका विकास मध्य प्रदेश सरकार और TCS इन दोनों ने मिलकर किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं को सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना। फिर एक ये लास्ट है COG-X, ये थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, उसमें शायद छूट गया था, मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। COG-X क्या है? एक सेमिनार टाइप का होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक सेमिनार टाइप का होता है, समिट, जैसे मतलब एग्जैक्ट वर्ड समिट ही होगा, ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? COG-X का लंदन में किया जाता है। और इसमें व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान से जुड़े लगभग 15,000 प्रतिभागी भाग लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि COG-X क्या है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल समिट होता है उसका नाम है, ठीक है, COG-X। इसके अलावा कुछ कुछ और, मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें और हैं, तो वो मैंने इस PDF में डाल दी है। तो मुझे उतनी प्रीलिम्स के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं, जैसे मान लीजिए ई गवर्नेंस के लाभ है ना, तो ये इसमें कुछ फैक्ट वगैरह तो है नहीं जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो कुछ जो थोड़ी बहुत चीजें बची हैं तो वो आप PDF से इसको रीड कर सकते हैं। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे एग्जाम के हिसाब से लगी वो सारी मैंने इसमें रीड कर दी हैं, बता दी है। उनको 4-5 बार थोड़ा रिवीजन आप कर लीजिएगा। और जो चीजें मैंने रीड करके इसमें नहीं बताई हैं तो PDF का जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो उसमें आप उसको पढ़ लीजिएगा।